स्टार्टिंग से चटाई जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। भैया जी अब आपने जय श्री ओम ऑडियो स्टार्ट कर दिया। नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोके सव्विसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। कल तक अपन लोगों की बात पहले सूत्र तीसरे अध्याय के पहले सूत्र पर अपन ने कल तक बात की थी, जिसमें अपन लोगों ने ये जाना था कि कितनी नरक पृथ्वियां हैं, है ना। तो 7 नरक पृथ्वियों के नाम अपन ने जाने थे। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा, है ना। ये 7 नरक पृथ्वियां हैं। इन 7 ही नरक पृथ्वियों के जो दूसरे नाम प्रचलित हैं, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था और आप लोगों के पास भी शायद नोट होंगे, इनके दूसरे नाम जो प्रचलित हैं वो हैं धम्मा, वंसा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मगधी और मागधी। ठीक है, मगधी और मागधी, ये अलग नाम भी इनके प्रचलित हैं। 7 नामों के अतिरिक्त रूढ़िक नाम कहलाते हैं इनको। रूढ़ हो गए हैं ये। वास्तव में मूल नाम जो है वो तो रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा, ये नाम सूत्र में आए थे। और इसके बाद ये भी आया था कि किसके आधार से है ना, घनाम्बुवाता, आकाश प्रतिष्ठा, सप्ता दोधा, ये आया था सूत्र में। वो जो सप्त शब्द आया था, है ना, सप्त, तो वो 7 की संख्या को बताने के लिए आया था कि कहीं ऐसा नहीं हो कोई 7 से कम माने या कोई 7 से ज्यादा माने, है ना। जैसे अपन लोगों ने बिल्कुल शुरू में पढ़ा था ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी में सम्यक शब्द क्यों आया, दर्शन क्यों आया। तो ऐसे ही अगर जब टीका ग्रंथों में अपन जाते हैं तो वहां ऐसी बात की जाती है कि इसमें सप्त शब्द की क्यों आया, तो बताया कि शब्द ये निर्धारण करने के लिए आया कि ना तो वो नरक पृथ्वियां 6 होती हैं और ना ही वो 8 अथवा 8 से ज्यादा होती हैं। उसकी संख्या निश्चित करने के लिए कि वो नरक पृथ्वियां 7 ही होती हैं, इसके लिए। और अधा अधा, है ना, अधो अधा है ना, वो अधा अधा, तो वो हो गया अधो अधा। और ये जो नरकों की व्यवस्था है, ये नरकों की व्यवस्था कहीं भी नहीं है। ये जो नरक पृथ्वियां हैं वो अधोलोक में तो हैं, लेकिन अधोलोक में अपन कुछ भी समझ सकते हैं, है ना। ये इस तरीके से हैं या किस तरीके से हैं, तो उन्होंने शब्द डाला अधो अधा, अर्थात वो नरक पृथ्वियां एक दूसरे के नीचे नीचे हैं। इस तरीके से कल जो अपन ने सूत्र पढ़ा था, उस सूत्र के एक एक शब्द की सार्थकता हो गई, है ना। रत्न, शर्करा, वालुका, पंक, तम, धूम, पंक, धूम, तम, महातम, प्रभा, भूमियो, घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा, सप्तो सप्ताधोधा, ये सूत्र था। तो एक एक शब्द अपन लोगों ने उसमें से जान लिया कि बाद में जो प्रभा आया है वो अंत दीपक के कारण से आगे सबके साथ जुड़ गया, है ना। यद्यपि अंधकार की और महान अंधकार की कोई प्रभा नहीं होती, लेकिन फिर भी उनकी अपनी अपनी कोई एक दीप्ति, चमक, है ना, प्रभा होती है, इसलिए उनके साथ भी वो प्रभा शब्द का प्रयोग किया गया। ये अपन लोगों ने कल विस्तृत चर्चा कर ली थी। ये जो तीनों प्रकार के जो बात वलय हैं, इन तीनों बात वलयों की जो मोटाई है वो 20,000 योजन की है ना, 20,000 योजन की ऊंचाई है। और अपन ने जब वो लोक की चौड़ाई की बात की थी ना, तो इस तरीके से बात की थी कि नीचे की तरफ 7 राजू है ना,
फिर कमर की तरफ 1 राजू है, फिर क्योनी की तरफ 5 राजू है, फिर ऊपर की तरफ 1 राजू है ना। इस तरीके से वो सब मिला के कितनी हुई थी, 14 राजू हुई थी, है ना। फिर उसको 4 से अपन ने डिवाइड किया था। तो उसके लिए अपन इस तरीके से याद रख सकते हैं कि नीचे 7 राजू और फिर उसके बाद ऊपर 1 राजू और जाने पर वो 10.5 राजू की ऊंचाई पर, माने वो जो अगर अपन को अलग, जब वो चित्र में जिस तरीके से मैंने बताया था ना, कमर की तरफ, फिर यहाँ एल्बो की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, अगर उसको किसी दूसरी भाषा में बोलना हो तो उसे इतनी ऊंचाई पे जाकर फिर इतना है, इतनी ऊंचाई पे जाकर फिर इतना है, फिर ऊपर जाकर इतना है, इस तरीके से भी वो कहने में आ सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरल ऐसा ही ठीक है जैसा आपको बताया था, नीचे 7, फिर कमर पर 1, फिर एल्बो की तरफ पर 5 और फिर और ऊपर 1, इस तरीके से। चलिए अब अपन लोग आज अपने अगले सूत्र पर बात करना आरंभ करते हैं, जिसमें अब अपन लोगों को क्या जानना है कि पृथ्वियां जरूर नरक में 7 ही हैं, है ना, लेकिन उन 7 पृथ्वियों पर बिल कितने हैं, नरक के बिल कितने हैं, बिल कैसे हैं, क्या कहलाते हैं, ये सारी की सारी डिटेल जो है वो आपको अब दूसरे सूत्र के माध्यम से पता लगेगी। उसको मैं यहां आपको शेयर करके अपन उसको पढ़ते हैं और फिर उसकी डिटेल को जानेंगे। आ गया स्क्रीन पर? हाँ, आगे भेजिए। हाँ, मैं बोलता हूं, आप लोग पहले सुनना, फिर आराम से दूसरी बार में रिपीट करना। एक बार सुनना। तासु 63 पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरक 7 सहस्त्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। ठीक है, अब बुलवाता हूं। ये तो मैंने एक बार पढ़ के बताया। तासु 63 पंचविंशति, बोले आधा आधा। तासु 63 पंचविंशति पंचदश दस, एक साथ आगे पीछे नहीं बोलो, एक साथ बोलो, है ना। या फिर मैं 3 बार बोलता हूँ, फिर आप लोगों से एक जन से एक बार बुलवाऊंगा, है ना। आप बोलिए भैया जी पहले 3। फिर अब आप लोग रिपीट नहीं करना, आप लोग 3 बार सुनना पहले। हाँ, फिर मैं आप में से 1 बाय 1 1 या 2 लोगों से पूछ के फिर अपन आगे बात करेंगे। तासु 63 पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरक 7 सहस्त्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। तासु 63 पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरक 7 सहस्त्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। क्लियर हुआ? ठीक है, बोलो प्रगति जी, बोलो। तासु 63 पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरक सहस्त्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। ये सत छोड़ गई आप, सत। नरेंद्र जी बोलिए, आप नरेंद्र जी बोलिए। हाँ, एक मिनट नरेंद्र जी। हाँ, तासु 63 पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरक सहस्त्राणि नरक 7 सहस्त्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। नरेंद्र जी आप बोले एक बार, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तासु 63 पंचविंशति पंचदश नरक 7 सहस्त्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। और किसी की भी आवाज आ रही थी? बोलता हूँ मैं। हाँ, एक बार बाकी लोग नहीं बोले अभी। हाँ, अगले सूत्र में और दूसरों का नंबर आ जाएगा। हाँ, तासु 63 पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरक 7 सहस्त्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। हाँ, अब जहां जहां मैं सुधार करा रहा हूँ वहां और आप लोग सही कर लेना। हाँ, बोलो शशि जी, बोलो एक बार आप बोलो।
तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोनैक नरक शत सहस्त्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। हाँ, ये जो पंचो नेक बोलते हैं ना, पंचो नैक है, दो मात्राएं है ना, पंचोनैक, हाँ पंचोनैक, और यहाँ चैव की जगह चैव है ना नरेंद्र जी भाई साहब, ये चैव की जगह चैव, दो मात्राएं है ना। अब देखें इसका अर्थ, देखें सब लोग, तासु तासु। अब म्यूट कर लें सब लोग अपने आप को, मैं म्यूट करूंगा तो मुझे टाइम लग जाएगा, है ना, इसलिए सब लोग अपने आप को स्वयं म्यूट कर लें। देखिए अपन को क्या जानना है, तासु, तासु माने उनमें, उनमें माने किन में, कि जिनकी पहले सूत्र में हमने बात की थी, है ना, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, है ना, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा, ये जो है ना, ये 7 पृथ्वियां है ना, तो उनके लिए यहाँ पर उन्होंने एक शब्द डाल दिया, तासु। तासु माने उनमें, उनमें माने उन 7 नरक पृथ्वियों में। आया समझ में सौगानी जी, क्लियर हुआ क्या? उन तासु का मतलब क्या हुआ रेखा जी? उनमें, उनमें माने किन में? उन 7 नरकों में, उन 7 नरक पृथ्वियों में क्या है? 63 माने होता है 30, 63 माने 30, पंचविंशति, पंचविंशति माने होता है 25, पंचदश, पंचदश माने होता है 15, 10, 10 माने होता है 10, त्रि, त्रि माने होता है 3, और पंच, ये लिखा ना पंचोनैक, तो यहां है पंच ऊन, पंच प्लस ऊन, क्या विक्षित करेंगे, यहां संधि को विक्षित करेंगे तो क्या होगा? पंच प्लस ऊन। तो यहां कर पंच में जो आ है वो, और ऊन का जो ऊ है वो, दोनों में संधि जब होती है तो आ और ऊ मिलके बन जाता है ओ। संस्कृत की गुण संधि में कई बार अपन, मैं पहले बता चुका हूं, आ और ऊ जब मिलता है तो ओ बन जाता है। तो पंच के बाद ऊन था तो वो बन गया क्या? पंचोन। और फिर ना के बाद एक था, ना के बाद क्या था? एक। तो आ और ए जब मिलते हैं तो वहां वृद्धि संधि होकर ऐ की मात्रा हो जाती है, 2 मात्राएं हो जाती हैं, तो वो बन गया पंचोनैक। माने पंचोनैक का पंच ऊन, पंच ऊन का मतलब क्या सुशीला जी, और ये कौन है निर्मला जी, है ना, क्या पंच ऊन का मतलब क्या होता है? ऊन माने होता है कम, है ना, अपन बोलते हैं ना न्यून कहते हैं, ऊन कहते हैं, तो पंच ऊन माने 5 कम, 5 कम 1, ठीक है, 5 कम 1। और अंत में सत सहस्त्राणी, सत सहस्त्राणी, सत माने होता है 100, क्या होता है प्रगति जी? सत माने 100, और सहस्त्र माने 1000, इसका मतलब क्या हुआ? 100,000, 100,000। और अंत में बचा फिर पंच, 5, चा माने और, एव माने ही, यथाक्रमम, वो सब ये जो ऊपर कहे गए हैं क्रम से, इस प्रकार से वो नरक में बिल हैं। अभी समझ में नहीं आया होगा, अब देखो नीचे पढ़ तो रहे हो आप हिंदी, लेकिन जब मैं पूरा बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। देखो यहां से निकालेंगे अपन 63, ठीक है, पहले शब्द में से क्या निकाला? अगर कॉपी आप लोगों के पास हो तो लिखते जाएं। निकाला अपन ने यहां 63, ठीक है, 63 के बाद लेंगे यहां से सत, फिर लेंगे सहस्त्र, तो 63 का मतलब क्या हो गया? 30, सत का मतलब 100, और सहस्त्र का मतलब 1000, क्या मतलब हो गया? 30, 100, 1000। आया समझ में आ रहा कि नहीं? थोड़ा कठिन, बड़ी संख्या हो रही है राशि, है ना। नरेंद्र जी भाई साहब समझ में आया? शशि जी, दीपमाला जी? हाँ, 1000 को 10 से भी गुणा करेंगे तो 1 लाख बन हाँ जाता हाँ, है। ऐसा ऐसा तो वो भी हो गया। हाँ ऐसे ही, माने सत सहस्त्र माने 100,000, 100,000, और फिर यहाँ 30, फिर 30 में करेंगे उसका गुणा, तो 30, 100,000। कैसे बोलेंगे? 63 का 30, सत का 100, और सहस्त्र का 1000, तो क्या हो गया? 30, 100,000। इसका मतलब हो गया 100,000 का बना 1 लाख, ठीक है, 200,000 का बना 2 लाख,
300,000 का बना कितना 3 लाख। ऐसे ही 30 100,000 का कितना बना 30 लाख। क्लियर हुई कि नहीं बात दीपमाला जी, क्लियर हुई? 63 शत सहस्त्र माने 63 माने 30, शत माने 100, सहस्त्र माने 1000। तो जब पूरों को जोड़ दिया तो क्या बन गया 30 100 1000। इसका मतलब 30 100 1000। 100,000 कितनी जगह रखें 30 जगह। 100,000 कितनी जगह रखेंगे 30 जगह। और जब 100,000 30 जगह रखेंगे तो एक जगह के 100,000 का 1 लाख, दूसरे जगह का 100,000 का फिर दूसरा लाख, तीसरे जगह का 100,000 तीसरा लाख। ऐसे सब मिलाएंगे तो कितने बन जाएंगे 30 लाख। क्लियर हुआ? एक जगह ही मेहनत करनी थी, बाकी अगली जगह तो अपने आप हो जाएगी, है ना। पहले वाले सूत्र से पहले शब्द से क्लियर हो जाएगा। तो अब अगले वाले में यहां से क्या लेंगे, यहां से लेंगे पंचविंशति, यहां से लेंगे शत, यहां से लेंगे सहस्त्र। तो 25 100 1000, इसका मतलब 25 लाख। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा 2500 लाख माने 2500 1000 25 लाख। देखो भैया चेहरे मत उतारो, हमें तो गड़बड़ लग रही है। चेहरे अच्छे रखो प्रसन्न। हाँ समझ में आ रहा, सब समझ में आ रहा जी, पता चल रहा है सब। हाँ भैया जी आ रहा है समझ में। ठीक है। तासु 63 पंचविंशति। अब देखो ये जो शत सहस्त्र है ना, ये सबके साथ जोड़ना। 63 के साथ भी जुड़ गया, फिर किसके साथ जुड़ेगा फिर जुड़ेगा पंचविंशति के साथ। ये पंचविंशति के साथ शत सहस्त्राणी जुड़ गया। ठीक है। फिर इसके बाद पंचविंशति के बाद ये पंचदश, पंचदश के साथ सहस्त्राणी जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 1500 1000 माने 15 लाख। फिर 10 के साथ शत सहस्त्राणी जुड़ेगा तो 10 100 1000 माने 10 लाख। फिर 300 1000 माने 3 लाख। और पंचोनैक 5 कम 1 5 कम 1 शत सहस्त्र, 5 कम 1 100 1000 माने 1 लाख 100 1000। ठीक है। 5 कम 100 1000 माने क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 4,99,595। 99 लाख भाई साहब। 5 कम 5 कम ओनली 5 कम ओनली 5 कम। हाँ तो 99,995। हाँ 99,995। ठीक है, क्लियर हुआ। और अंत में बचा है केवल ये 5 बस। तो ये है क्रम से। अब जब आप लोग बैठ के इनको जोड़ोगे क्या, अपन जोड़ लेते हैं। 30 और 25 55, 55 और 15 60, 60 और 10 70। कहाँ गया, कहीं बीच में छूट गया क्या? 30 और 25 55 और 15 60 70 और 10 80 और 3 83 और 1 मैं 5 कम थे तो 1 84 और वो 5 और जुड़ गए तो 84। सब मिला दिए तो कितने हो गए 84 लाख। अब समझ में आया ये 84 लाख नरक कैसे होते हैं। देखिए पहली पृथ्वी पर 30 लाख, दूसरी पृथ्वी पर 25 लाख, तीसरी पृथ्वी पर 15 लाख, चौथी पृथ्वी पर 10 लाख, पांचवी पृथ्वी पर 3 लाख, छठवीं पृथ्वी पर 1 कम 1 लाख और सातवीं पृथ्वी 5 कम 1 लाख और अंतिम पृथ्वी पर 5। इस तरीके से ये 84 लाख नरक बिलों की, नरक में होने वाले बिलों की संख्या अपन ने सूत्र में पढ़ी। ठीक है, क्लियर सबको? बढ़े क्या आगे? देखे अब इनमें जो अपन आगे की तरफ चलते हैं तो और सारी डिटेल क्या क्या है वो देखते हैं क्या आ रहा है। अब देखें वो जो नरक में बिल है ना, वो बिल कितने प्रकार के हैं, कैसे कैसे हैं। देखो ये तो बना है, देखो बिल का ये तो एक बना हुआ है सैंपल, है ना, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब पहले ये देखें बिल की रचना और बिल का प्रकार 3 प्रकार के हैं। एक इंद्रक बिल कहलाते हैं, एक श्रेणीबद्ध बिल कहलाते हैं और एक प्रकीर्णक कहलाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक। ठीक है,
इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक 3 प्रकार के होते हैं। अब इंद्रक का मतलब क्या? इंद्रक का मतलब होता है बीच के जो होते हैं, बीच के, अभी चित्र भी आएगा, बीच में जो होते हैं वो कहलाते हैं इंद्रक। जैसे इंद्र होता है ना, इंद्र बीच में बैठा होता है सभा के बीच में, है ना, इस तरीके से इसका नाम हो गया इंद्रक। क्लियर हुआ? सभा होती है ना, बड़ी सभा हो और इंद्र बीच में होता है, बाकी उसके मंत्री वगैरह जो है वो आजू बाजू में बैठते हैं, इसलिए इंद्रक का मतलब क्या हुआ? जो बीच में हो वो कहलाते हैं इंद्रक बल, है ना। देखो नोट करने में आप फिर बिगड़ जाएगा, बाद में नोट करना। अगला श्रेणीबद्ध, दूसरा कौन सा है? श्रेणी। श्रेणी माने कहलाता है पंक्ति, कतार, है ना, कतार में, एक कतार में हो, जैसे अपन देखते हैं ना कहीं कॉलोनी बसी होती है ना, एक कतार में वो फ्लैट्स और मकान बने होते हैं ना, बंगला बने हुए होते हैं, तो एक कतार में जो होते हैं, एक पंक्ति में जो होते हैं, एक श्रेणी में जो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उनको कहते हैं श्रेणीबद्ध। श्रेणी में बधे हुए, श्रेणी में जो होंगे वो कहलाएंगे श्रेणीबद्ध कहो अथवा कतारबद्ध। अब तीसरे नंबर के जो हैं उनका नाम है प्रकीर्णक। प्रकीर्णक का मतलब क्या? प्रकीर्णक का मतलब होता है बिखरे हुए। प्रकीर्णक माने क्या? बिखरे हुए, कहीं भी उनका कोई निश्चित स्थान नहीं है, कहीं भी बिखरे हुए होते हैं। जैसे अपन ऊपर से कोई चीज गिराए, है ना, पेन में से अपन ने ऐसे स्याही गिराई ऐसे, तो वो बिखरे हुए कहीं भी गिरती है ना, वो ऐसे जो बिखरे हुए होते हैं कहीं भी होते हैं, उन बिलों का नाम क्या है? कि उन बिलों का नाम प्रकीर्णक है। ठीक है, उन बिलों का नाम क्या? और है कैसे? ढोल की पोल के समान। जैसे ढोल है ना, यहां से अंदर की तरफ पोला पोला है, तो ऐसे ही ढोल की पोल के समान वो बिल है। कैसे हैं? ढोल की पोल के समान, या फिर तलघर की भांति। जैसे नीचे अपना बेसमेंट होता है ना, बेसमेंट से नीचे भी जो तलघर बनाए जाते हैं, तो उन तलघरों के जैसे अथवा ढोल की पोल के समान इन बिलों का आकार होता है। ठीक है, आगे ये चीजें क्लियर हो गई। 3 प्रकार के, इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक। इंद्रक माने बीच में, श्रेणीबद्ध माने कतारबद्ध और प्रकीर्णक माने बिखरे हुए। ठीक है, आगे अब देखो ये इस तरफ का चित्र देखो, ये संख्या को भी छोड़ो, ये जो सर्कल बना हुआ है ना, सर्कल, इस सर्कल में देखें, ये जो बीच में बिंदु है ना, ये बिंदु दिख रहा बीचों बीच, जहां मेरा एरो है, देखो दिख रहा है, पर्पल कलर से दिख रहा है। ये जो बीचों बीच है ना, तो ये है इंद्रक। ये बीचों बीच होने से ये इंद्रक है। और ये जो येलो कलर से है, देखो 1 2 3 4 5 ऐसे, ये श्रेणीबद्ध हैं, श्रेणी से है ना, इसलिए क्या है, इनका नाम श्रेणीबद्ध। और ये जो रेड कलर से दिखाई दे रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, ये सब प्रकीर्णक हैं, क्योंकि ये बिखरे हुए हैं। देखो सब जगह इनका कोई निश्चित वो नहीं है, कोई निश्चित आकार नहीं है, यहाँ है वहां है, ऐसे इस तरीके से ये है। ठीक है, क्लियर हुई क्या बात? ये इंद्रक, ये बिल्कुल बीचों बीच जो है ना, ये इंद्रक हो गया। ये जो श्रेणी में है, कतार में है, येलो कलर में ये जो दिख रहे हैं, ये सब क्या हो गए? ये सब श्रेणीबद्ध हो गए। और ये जो इनके बीचों बीच दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल बिखरे हुए से, कोई क्रम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये सब कैसे हैं? इनका नाम है प्रकीर्णक। क्लियर इतनी बात? अब इन बिलों के आकार भी बताए गए हैं। इन बिलों के कुछ तो ट्रायंगल आकार के हैं, कुछ सर्कल आकार के हैं, सर्कल गोल सर्कल के आकार के हैं, ट्रायंगल के आकार के हैं, और स्क्वायर के आकार के हैं, और कुछ अनिश्चित आकार के हैं, जिनका कोई आकार नहीं, अनिश्चित आकार, है ना। इस तरीके से ये इनके आकार के बारे में आता है कि ट्रायंगल भी हो सकते हैं, सर्कल शेप में भी हो सकते हैं, और स्क्वायर शेप में भी हो सकते हैं, और किसी अनिश्चित आकार में भी हो सकते हैं। इनका कोई अलग से आकार नहीं है। अब इसके बाद इसमें ये याद रखना है, देखो इसमें जो चीजें आई हैं, प्रथम नरक का प्रथम पटल जो है सीमंतक इंद्रक, ये 45 लाख योजन का विस्तार वाला है। ठीक है, 45 लाख योजन के विस्तार वाला है सीमंतक इंद्रक।
और फिर है श्रेणीबद्ध विल, ये माने इंद्रक जो है वो 45 लाख योजन का है, और वो श्रेणीबद्ध, ये जो श्रेणी में जो बिल है ना, श्रेणी में ये कितने हैं, दिशाओं में 49,000। देखो आपको ये दिख रहा होगा, ये एक दिशा है, ये एक दिशा है, ये एक दिशा है, और ये एक दिशा। ये चारों जो दिशाएं हैं दिख रही क्या सभी को? निर्मला जी, सुशीला जी, रेखा जी, नरेंद्र जी भाई साहब, हाँ दिख रही, सीमा जी, सबको दिख रहे हैं ना? देखो हाँ, ये यहाँ 49 दिख रहा है ना, हाँ, दिशाओं में जो बिल्कुल दिशाएं हैं ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना, इन दिशाओं में तो 49 है ना। श्रेणीबद्ध बिलों का जो विस्तार है वो है तो कितना, असंख्यात योजन विस्तार है, लेकिन वो कितने कितने हैं कि दिशाओं में जो है वो 49 है। और ये जो बीच बीच में विदिशा है, विदिशा, इस दिशा और इस दिशा के बीच में ये जो विदिशा है ना, जानते हो ना, विदिशा स्थान नहीं कह रहा हूं मैं, जो भोपाल के पास है वो विदिशा नहीं, विशेष दिशाएं जो होती हैं, दिशाओं के मध्य में, दो दिशाओं के मध्य में जो दिशा होती है वो विदिशा कहलाती है। तो उन विदिशाओं में ये 48 है, दिशाओं में 49 और विदिशाओं में, देखो ये दिख रहा है आप लोगों को, शायद दिख रहा होगा 48, 48, ये भी 48, ये भी 48, और ये भी यहाँ 48, और ये बीच में इंद्रक है, ये बीच में इंद्रक है। ये क्लियर हुआ? अब यहाँ देखें प्रकीर्णक जो है, प्रकीर्णक कितने हैं? प्रकीर्णक संख्यात असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। श्रेणीबद्ध असंख्यात योजन विस्तार में, ठीक है। सीमंतक इंद्रक जो है उसका विस्तार 45 लाख योजन का है, ठीक है। उनके प्रमाण बता रहे हैं, इंद्रक का, श्रेणीबद्ध का और प्रकीर्णक का। इंद्रक 45 लाख योजन विस्तार वाला है, श्रेणीबद्ध का जो विस्तार है वो असंख्यात योजन विस्तार में से दिशाओं में 49 और विदिशाओं में 48, दिशाओं में 49, 49 है या 1000 या कुछ ऐसे बोलेंगे? ओनली 49 है ना, 49 और विदिशाओं में 48। अब देखो नीचे आ गया, अब प्रकीर्णक के बारे में पूछा, तो प्रकीर्णक का उन्होंने कहा संख्यात भी होता है और असंख्यात योजन विस्तार भी होता है, दोनों प्रकार के होते हैं, संख्यात योजन विस्तार के भी हैं और असंख्यात योजन विस्तार के भी हैं। अब इसके बाद ये जो नरक पृथ्वियां है ना, उन इसमें देखूं मैं, इसमें पटल का आया है नहीं आया, देखो आप लोग एक काम कीजिए, पटल और नोट कीजिए, है ना, याद रख लीजिए, अगर नोट हो जाए तो नोट कर लीजिए। ये जो 7 नरक पृथ्वियां है ना, उन 7 नरक पृथ्वियों पर 49 पटल हैं। कितने पटल हैं? 49, 49 पटल है। कितने पटल है? 49। अब वो 49 पटल, पटल माने लेयर, पटल माने लेयर, है ना, लेयर कहो अपन जिसे मंजिल कहते हैं ना, मंजिल, ऐसे ऐसे ऐसे, तो 49 पटल, 49 मंजिल कह लो, 49 माला कह लो, है ना, 49 लेयर्स कह लो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे, है ना। अब देखें किसमें कितने हैं। सबसे पहली जो पृथ्वी है ना, सबसे पहली पृथ्वी, उसमें 13 पटल है। कितने? 13 पटल। दीपमाला जी की पुत्री का क्या नाम है? क्या नाम बेटा आपका? तपस्या। हाँ तपस्या। तपस्या जैन। हाँ सुनना बेटा, देखो पहले वाले में 13 है, हाँ। दूसरे वाले में 11 है। पंडित जी कल आपने 3 बताए थे, पहले वाले में पटल, पटल वो भाग है, वो भाग है, खर भाग, पंख भाग और अभुल भाग, वो उस पृथ्वी में 3 भाग बनाए हुए हैं, वो हैं। अब बता रहे हैं पटल, उसमें कितने पटल हैं, है ना। पूरे के पूरे 7 नरकों में तो 49 पटल है, 49 पटल है, 49 लेयर्स हैं। किस 3 मंजिल के अनुसार भाग होते हैं? खर, बहुल और नहीं, खर भाग, सुनो, खर भाग, पंख भाग, अवुल भाग। अब यहाँ से नारकियों का रहना आरंभ होता है। अब यहाँ से वो जो नरक के पटल है ना, वो पटल बता रहे हैं, पहली नरक पृथ्वी पे 13 पटल होते हैं, ठीक है। तो दूसरी नरक पृथ्वी पर तपस्या होते हैं 11 पटल, ठीक है। प्रणय नहीं बैठा। तीसरी नरक पृथ्वी पर होते हैं 9 पटल। अब आगे के बताना जरूरी है, प्रगति जी की समझ गए? 2-2 कम होते जाएंगे, 13, 11, 5, 9, फिर 3, फिर 1 बस और 1। ठीक है। अब इनको जब हम काउंट करेंगे, जोड़ेंगे,
तो इनका सब का योग आ जाएगा 49। पटल। ठीक है, याद रहेंगे आराम से, कोई कठिन नहीं है। 7 नरक पृथ्वियों पर जो 49 पटल हैं, उन 49 पटलों का क्रम 13, 11, 9, 7, 5, 3 और 1। ठीक है, इस तरीके से जब इनको सबको हम प्लस कर देंगे तो 7 का योग जो है, टोटल जो है वो 49 आ जाएगा। ठीक है, वो 49 आ जाएगा। अब ये जो नरक पृथ्वी में जो बिल है ना, इनके बारे में ऐसा कहा कुएं के समान। ढोल आया था ना, गुड़ोल, ढोल के समान है ना, पोल अंदर के अंदर की पोल है, तो कुएं के समान पोल उनके अंदर में, ढोल के समान जो पोल है, उस तरीके से वो बिल है। अब देखो उसमें और क्या, समय हो गया, हाँ है अभी तो 5-7 मिनट, एक आगे का और देखते हैं। अब देखें यहाँ बता रहे हैं प्रथम नरक के 13 पटलों के 20। अब जो 13 पटल बताए थे ना, हाँ। प्रथम नरक के 13 पटलों के बिल 30 लाख है, जो अपन ने अभी पढ़े थे ना, 30 लाख पहले नरक पर, 63। अब कैसे है, उसमें इंद्रक बिल जो है वो 13 है ओनली, है ना। इंद्रक बिल कितने हैं, 13 है, और श्रेणीबद्ध बिल है 4420, 4420, और प्रकीर्णक बिल जो है वो कितने हैं, 29,95,567। ठीक है, और जब इन सब को अपन ने प्लस किया तो पहली पृथ्वी के 30 लाख बिलों की संख्या यहाँ आ गई। क्लियर हुआ क्या? अब दूसरी पृथ्वी पे कितने हैं, तीसरी पर कितने हैं, वो अपन आगे देखेंगे। अभी पहली पृथ्वी की डिटेल क्लियर हो गई। इंद्रक बिल 13 हैं, श्रेणीबद्ध 4420 है, प्रकीर्णक बिल 29,95,467 है। जब इन सबको प्लस किया तो तीनों ही प्रकार के जो बिल हैं, इंद्रक, श्रेणीबद्ध, प्रकीर्णक, ये तीनों प्रकार के बिल 30 लाख हो गए। ठीक है, 30 लाख बिल हो गए। क्लियर? बढ़े आगे। आगे देखो, अब बिलों की विशेषताएं देखें। ये बिल आपस में जुड़े हुए नहीं रहते हैं, ऐसे जुड़े हुए नहीं है आपस में एक दूसरे से, तो फिर कैसे हैं? अर्थात एक बिल का नारकी दूसरे बिल में प्रवेश नहीं कर सकता, अपने ही बिल में रहेगा, अपने बिल से बाहर जाने का कोई काम नहीं है। और आगे अगली विशेषता, बिलों का कोई दरवाजा नहीं है। बिलों का कोई फिर बिना दरवाजे के कैसे पहुंच जाते हैं? बिना दरवाजे के, अर्थात बिलों से पृथ्वी के ऊपर नहीं जाया जा सकता कि बिल में से निकल के ऊपर मन किया कि भैया बहुत दिन हो गए, बोर हो गए, यहाँ नरक में लड़ते लड़ते बहुत हालत खराब होगी, अब मुझे नहीं लड़ना, थोड़ी देर के लिए पृथ्वी पर जाके आते हैं, ऊपर जाके आते हैं। तो ऐसे पृथ्वी के ऊपर नहीं जा सकता, वो तो जितनी आयु लेकर आया है ना। यहाँ मनुष्य गति में हम बहुत परेशान, कल ही बताया था ना अंजू जी ने, कि जरा सी घर में लड़ाई झगड़ा हो गए तो उन्हें लगा कि मृत्यु बढ़िया साधन है। वहां ऐसी कोई आत्महत्या की सुविधा नहीं है। वहां के जैसे जैसे विपरीत संयोग हैं, उन विपरीत संयोगों में जितनी आयु लेकर हम गए हैं, उतनी आयु पर्यंत रहना ही रहना है, उतनी आयु पर्यंत वहां रहना ही है। वहां से कहीं दूसरे बिल की तरफ नहीं जा सकते, पृथ्वी पर नहीं आ सकते, है ना। इस तरीके से बताया कि बिलों का कोई दरवाजा नहीं होता, अर्थात बिलों से पृथ्वी के ऊपर नहीं जाया जा सकता। और बिलों की दीवारें वज्र की, वज्र, ब्रज मतलब भैया जी, वज्र एक वो मजबूत वो आता है ना, उसके लिए कहा जाता है वज्र, सबसे ज्यादा मजबूत। हाँ, है ना, वज्र वो इंद्र के हथियार को भी वज्र कहते हैं, है ना, जो मजबूत होता है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अपन कई जगह कहने लगते हैं ना कि भैया आत्मा और शरीर के बीच में वज्र की दीवार है। वज्र की दीवार है का मतलब क्या, कि दीवार दिखती तो नहीं है, कि भैया उनके स्वरूप वाली जो दीवार है ना,
वो ऐसी मजबूत है कि एक साथ रहते हुए भी जीव पुद्गल को अजीब को नहीं छूता, अजीब जीव को नहीं छूता। ऐसे ही उन बिलों की जो दीवारें हैं वो इतनी मजबूत हैं, ऐसी वज्र की बनी हुई वो दीवारें हैं। इस तरीके से उन बिलों की ये कुछ विशेषताएं यहाँ पर हमको बताई। हर पृथ्वी के मुख पर, है ना, हर पृथ्वी के मुख पर वो उपाद सैया होती है, वहां वो नारकी जन्म लेता है। कि साहब कैसे पहुंचता है नीचे नीचे? अरे जैसे कोई भी जीव जहां अपनी आयु पूरी करके दूसरे जगह जहां जन्म लेना होता है वहां वो पहुंचता है, ऐसे ही ये इस स्थान पर दूसरे नरक का आयु का बंद किया होगा तो दूसरे नरक पृथ्वी के मुख पर जो पात सही है वहां जाके वो जन्म लेगा और फिर पूरी आयु पर्यंत जघन्य आयु लेके गया होगा तो जघन्य, उत्कृष्ट आयु लेके गया होगा तो उत्कृष्ट, और मध्यम आयु लेके गया होगा तो मध्यम। उतनी आयु जैसे मनुष्य गति में देखते हैं, कोई 20 वर्ष का, कोई 100 वर्ष का, कोई 50 वर्ष का, तो जो अपनी अपनी जितनी आयु भावों के आधार पर जितनी आयु लेकर जाते हैं उतनी आयु पर्यंत उन्हें अपने उस नरक पृथ्वी में होने वाले पर्टिकुलर अपने बिल में, नरक पृथ्वी में होने वाला जो पर्टिकुलर विल है उस बिल में वो जन्म लेगा और वहां से वो वहां उतने समय तक रहेगा। चलिए आगे अब देखें कौन से नरक में गर्मी ठंडी है, ये तो अपन पहले से ही जानते हैं। पहला नरक गर्म है, दूसरा गर्म है, तीसरा गर्म है, चौथा गर्म है, और पांचवें नरक का ये जो है ना, पांचवें नरक का 75 नरक में माने 75% जगह में है ना क्या है वो गर्म है, और बाद का जो 25% बचता है ना 1/4 माने 3/4 में गर्म है, फिर 5वें सुरक का जो 1/4 बचता है वो पार्ट, 6वां पूरा और 7वां पूरा ये ठंडे हैं। देखो यहाँ ये ठंड के लिए दिखाई दे रहा है ना, अकड़ गया है और ये गर्मी से पिघल रहा है, ऐसी स्थिति। तो ये उष्णता का दुख है और ये शीतलता का दुख है। और ये सेमर आदि वृक्ष भी लग रहे हैं, सेमर आदि वृक्ष। अब बस यहाँ अपना सूत्र पूरा हुआ। क्लियर? इस तरीके से 5 मिनट में मैं पूरा समराइज कर देता हूं। इस तरीके से अपन लोगों ने आज 7 नरक पृथ्वियों पर होने वाले 84 लाख जो बिल हैं उन बिलों की संख्या को जाना। पहली नरक पृथ्वी पर 30 लाख बिल हैं, दूसरी पृथ्वी पर 25 लाख, तीसरी पृथ्वी पर 15 लाख, चौथी पृथ्वी पर 10 लाख, पांचवी पृथ्वी पर 3 लाख, छठवीं पृथ्वी पर 5 कम 1 लाख, और 7वीं पृथ्वी पर 5 लाख। जब इन सबको काउंट करते हैं तो वो हो जाते हैं 84 लाख। ये 84 लाख बिल हैं और ये बिल ढोल की पोल जैसे अथवा कुएं की गहराई के जैसे है ना, जैसे कुएं में गहराई होती है उसके समान ये बिल है। और ये बिल 3 प्रकार के बताए हैं, एक इंद्रक बिल, एक श्रेणीबद्ध बिल और एक प्रकीर्णक बिल। जो बीचों बीच होते हैं वो इंद्रक कहलाते हैं, और जो एक कतार में होते हैं, एक पंक्ति में होते हैं, एक लाइन में होते हैं, एक श्रेणी में होते हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम श्रेणीबद्ध है। और ना जो बीच में है ना किसी निश्चित श्रेणी में है, कहीं भी है, किसी भी तरीके से बिखरे हुए हैं तो वो कहलाते हैं प्रकीर्णक। ठीक है, ये अपन लोगों ने देखा था। इसके बाद इन बिलों के आकार के बारे में बात आती है तो ट्रायंगल आकार के भी होते हैं, है ना, सर्कल आकार के भी होते हैं, स्क्वायर आकार के भी होते हैं, और अनिश्चित आकार के भी, जिसका कोई आकार नहीं कह सकते। कई बार किसी भी प्रकार का आकार बच्चे बना देते हैं ना कॉपी पे, कोई भी आकार, उसका कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है ना, तो ऐसे अनिश्चित आकार के भी वो बिल होते हैं। फिर इसके बाद अपन ने ये जाना कि इन 7 पृथ्वियों पर 49 पटल हैं, 49 लेयर्स हैं, है ना, 49 लेयर्स हैं, 49 मंजिल हैं। तो कैसे हैं वो 49 मंजिल? कि पहली पृथ्वी पर 13, दूसरी पृथ्वी पर 11, तीसरी पृथ्वी पर 9, चौथी पृथ्वी पर 7, पांचवी पृथ्वी पर 5,
छठवीं पृथ्वी पर 3 और 7वीं पृथ्वी पर 1। इस तरीके से ये 7 पृथ्वियों के 49 पटल हुए। बिलों की विशेषता क्या है कि बिलों की विशेषता ये है कि एक बिल से दूसरे बिल में कोई नारकी नहीं जा सकता, क्योंकि उनमें एक निश्चित दूरी है, उनकी निश्चित मोटाई, निश्चित दूरी, ये सब निश्चित है। और अब देखो इतनी सारी बातें जब जानते हैं ना, तो केवल ज्ञान की महत्ता आती है कि नहीं, कि हम सुन रहे हैं और केवल ज्ञानियों को स्पष्ट एक एक नारकी, कौन से बिल में कौन सा नारकी कैसे रह रहा है, कैसे परिणामों से आया है और कैसे परिणाम कर रहा है, कैसे परिणामों से वहां पहुंचा और अभी कैसे भाव उसके चल रहे हैं, उसके हमारे ऐसे उन सारे नारकियों के अनंत जीवों के अनंत पुद्गलों के सब के द्रव्य गुण पर्याय भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जिनके ज्ञान में झलकता है, उसका वो केवल ज्ञानी है। और ऐसे उस ज्ञान का नाम केवल ज्ञान है। और ऐसा केवल ज्ञान मेरा स्वभाव है, ऐसा केवल ज्ञान मेरा स्वभाव है। जब मैं इन सब बातों को जानने के बाद इस संसार से मुझे वैराग्य हो और मैं अपने स्वरूप में डूबूं, तो वस्तु के स्वरूप की उपलब्धि के साथ कालांतर में हमें भी जब केवल ज्ञान प्रकट होगा, तो ये सब चीजें जो आज हम परोक्ष पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, स्पष्ट दिखाई देगी और वहां के नारकियों का परिणमन सब स्पष्ट देखने में आएगा। ठीक है, 49 पटल की बात हो गई। बिलों में एक बिल से दूसरे बिल में नहीं जा सकते, बिल से में कोई दरवाजा नहीं होता कि ऊपर की तरफ जाके पृथ्वी पर पहुंच जाएं, थोड़ा घूम फिर आए, है ना। आप लोगों को, अपन लोगों को जरा बोरियत सी होने लगती है, चलो साहब आगरा बहुत हो गया, अब कुछ दिनों के लिए अपने नेटिव चलते हैं। तो नेटिव गए, नेटिव में 5-10 दिन रहे, बस 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 भैया बहुत दूसरी जगह भी जाना है, अपने वापस आओ। फिर गर्मियों की छुट्टी में, गर्मियों की छुट्टी में कहीं और जाओ, कहीं करो। तो ये ऐसे बोर होकर वहां अपन तो इधर उधर भागते हैं, वो नारकी कहीं नहीं जा सकता है, उसे उतना समय तक वहां रहना है। और फिर तीसरा और अंतिम बिंदु क्या था कि उसकी दीवारें जो है वो वज्र की होती हैं, मजबूत होती हैं, है ना। कोई उसको उसमें किसी प्रकार का विगाड़, इंद्र अथवा जिनेंद्र, इंद्र और जिनेंद्र कोई भी उसमें कोई बिगाड़ सुधार नहीं कर सकते। और बनाया नहीं है, और ध्यान रखो, ये कोई बनाई व्यवस्था नहीं है, ये अनादि की व्यवस्था है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है अनादि की। और अनादि की है तो ठीक ही है, अनंत काल तक रहेगी। आपका समय ज्यादा हो रहा है ना। इतनी बात अपन लोगों ने आज की, सर्दी और गर्मी को भी जाना। ऊपर के 4 में तो पूरा, पर 5 में नरक का जो 3/4 भाग है, वो 3/4 भाग तो गर्म है और उसका 1/4 भाग जो है वो ठंडा है, और 6वां और 7वां पूरा नरक ही ठंडे हैं। इस तरीके से आज अपन लोगों ने तीसरे सूत्र की बात की। तीसरे सूत्र की अपन कल बात करेंगे, और कल ही बाद के 5 मिनट में ये भी डिस्कस करेंगे कि अपन लोगों को अब कल के बाद क्लास लगातार अभी चलानी है या कुछ दिनों का आप लोगों को विश्राम चाहिए। कल बात करेंगे। अभी समय हो गया। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।